गुड मॉर्निंग क्लास 7। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस चैप्टर के बारे में हम लोग इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक इसके इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। मैं एक बार ओवरव्यू कर देना चाहता हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े क्या क्या थे। डिटेल्स में नहीं जाना है, बस सिर्फ पॉइंट बता देना है कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेब के बारे में पढ़े थे। वेब क्या होता है आप सभी जानते हैं। वेब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, इसको हम लोग वेब बोलते हैं। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज लाइक अ कंटेनर, जो कि आपका इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है या जमा करके रखता है। ठीक है, HTML मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? वेब पेज को क्रिएट करना है, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ कंटेनर। वेब सर्वर हमारा एक तरह कंटेनर होता है, यानी कि एक तरह का कंटेनर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ऐसे हमारा वेब सर्वर एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, इसका काम होता है आपसे डेटा लेने का और फिर आपको वही डेटा डिलीवर करने का। जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो डेटा डिलीवर करने का। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हमारे पास गूगल है। गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो तुरंत उधर से रिटर्न रिप्लाई आता है कि हाँ, आपका ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इस पर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वर में जमा होगा तभी तो आपके पास आता होगा। और उसके बाद अगला पॉइंट हमारा था वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र, अगर वेब ब्राउज़र ना हो तो क्या हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिना वेब ब्राउज़र के हम लोग इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंटरनेट तो होगा लेकिन हम लोग चला नहीं पाएंगे, हम लोग जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र्स का होना अनिवार्य होता है। और वेब ब्राउज़र हमारे और आपके सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कराता है। यानी कि अगर फिर से इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर, या ये नदी के इस छोर से उस छोर से जाने के लिए हमारे पास पुल होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो वेब ब्राउज़र है हमारे सर्वर और हम जैसे यूजर्स के बीच का एक ब्रिज होता है, यानी कि पुल होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सर्वर के पास डेटा सेंड करना, वहाँ से मैच करा के फिर रिटर्न लेके आना। ठीक है, कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा URL, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इंटरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट का एड्रेस भी होता है। अगर मैं पूछूं कि आप किसका एड्रेस पूछ रहे हैं, गूगल का एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे हमको? गूगल का एड्रेस www.google.com है। तो www.google.com हमारा क्या होगा? URL होगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि आपके स्कूल का वेब एड्रेस क्या है, ऐसा नहीं बोलेंगे। नॉर्मल एड्रेस तो हमारा जो है वो हो जाएगा, लेकिन स्कूल का वेब एड्रेस क्या है, इंटरनेट एड्रेस क्या है? तो इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट एड्रेस हमारा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल www.dunspublicschoolpatna.com। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब एड्रेस है हमारे स्कूल का। इसी तरह से आपके पिताजी मान लेते हैं दुकान किसी तरह का खोले हुए हैं, मान लेते हैं स्टेशनरी दुकान है, उनका भी कुछ ना कुछ वेब एड्रेस हो सकता है, अगर वो वेबसाइट यूज करते होंगे, अगर वो ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग का काम करते होंगे तो मान लेते हैं कि उनके दुकान का नाम XYZ है। ठीक है, तो आपके पिताजी का एड्रेस क्या हो जाएगा? वेब एड्रेस क्या हो जाएगा? www.xyzstationery.com। अलग अलग तरह के वेबसाइट्स हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है URL का। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमारे डॉक्यूमेंट्स का ग्लोबल एड्रेस होता है। ठीक है, अब ग्लोबल एड्रेस क्या होता है? वैसे एड्रेस जिसको हम लोग ग्लोबली, ग्लोबल करने का मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में, दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग बैठे रहें तो इस एड्रेस को हम लोग एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने से अगर हम लोग लिखेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल एड्रेस। और दूसरा टर्म ग्लोबल एड्रेस को बोल सकते हैं वैसे एड्रेस जिसको सभी लोग एक्सेस कर पाते हैं। आप भी उसी एड्रेस को यूज़ कर पाएँ, हम भी उसी एड्रेस को यूज़ कर पाएँ, आपके पड़ोसी भी उसी एड्रेस को यूज़ कर पाएँ, आपके दोस्त भी उसी एड्रेस को यूज़ कर पाएँ, और सारे जितने भी लोग हैं उस सेम एड्रेस को यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल गूगल,
हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, आपके स्कूल के सारे टीचर्स भी यूज करते हैं, आपके प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, आपके पिताजी भी यूज करते हैं, और लगभग लगभग सारे आदमी गूगल का यूज करते हैं। तो गूगल का एड्रेस मैंने आपको पहले ही बताया था, www.google.com। हमारा क्या होगा, ग्लोबल एड्रेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ग्लोबल एड्रेस होगा डॉक्यूमेंट्स का, और अदर रिसोर्स यानी कि जो भी रिसोर्स हमारा होगा, जैसे कि पिक्चर्स। चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब। क्या यूट्यूब सिर्फ इंडिया वाले ही देखते हैं? इंडिया में भी क्या बिहार के लोग, और बिहार में क्या पटना के ही लोग? तो वर्ल्ड के लोग देखते हैं यूट्यूब। तो हमारा क्या होगा, यूट्यूब एक तरह का रिसोर्स ही है ना, उसमें हमारा वीडियो है, रिसोर्स है, हम लोग अपने रिसोर्स का यूज करते हैं। हमारे वीडियो को हो सकता है कि आपके स्कूल के अलावा अमेरिका का कोई बच्चा देख रहा होगा, हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी देखता होगा, देख भी रहा होगा। हो सकता है कि वो हमारे इंडिया के किसी कोने में, दूसरी जगह, दूसरे राज्य में बैठा हुआ है, मान लेते हैं कि वो हमारा अंडमान और निकोबार में बैठा हुआ है, तो वो भी बच्चा देख रहा होगा। अगर उसको हिंदी या इंग्लिश आ रहा होगा तो ज़रूर देख रहा होगा, और चाहे देखना तो ज़रूर देख सकता है, यानी कि वो एक्सेस कर सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ दून्स पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा URL इसी तरह का ग्लोबल एड्रेस होता है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसोर्स को वर्ल्ड वाइड वेब पे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट होता है, उस पर वहाँ पे एक्सेस करता है। ठीक है, अब आता है हमारा द फर्स्ट पार्ट ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। पहला जो हमारा पार्ट होता है वेब एड्रेस का, वो हमारा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट का नाम दिया गया, इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, या फिर मैं कुछ अपना एक वेबसाइट लिख दूँ यहाँ पे। ये किसी बुक का वेबसाइट दिया गया है, तो इसको बुक का प्रमोशन करना मुझे नहीं लगता है अच्छा लगता है, कुछ खास अच्छा बुक तो है नहीं। मैं खुद कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं नोटपैड खोलता हूँ, वहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल HTTPS। ठीक है, google.com। एक और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, FTP facebook.com। 2 मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, आप सभी इसको ध्यान से समझ लेंगे। मैं इसको ज़रा सा बीच की तरफ कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। एक को मैं ज़रा और नीचे कर देता हूँ। पहला हमारा क्या है, HTTPS सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन नहीं, कोलन, और उसके बाद हमारे पास $/google.com। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी के हमारे पास 3 पार्ट है। पहला पार्ट HTTPS है, एक पार्ट आप यहाँ से देख रहे हैं, दूसरा पार्ट google.com है, यानी दूसरा पार्ट गूगल है, सॉरी .com नहीं, और तीसरा पार्ट हमारा .com है। ठीक है, उसी तरह से हमारा इसमें भी FTP:/facebook.com। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये किसी भी तरह की सिक्योरिटी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे लगभग वेबसाइट के 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है वो प्रोटोकॉल का नाम होता है, यानी कि सिक्योरिटी का नाम होता है। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, इसके बारे में ज़रा आप समय में बताएं। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? मैं नीचे लिख दूं क्या, आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में? मैं नीचे लिख देता हूँ, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, आप क्या आंसर लिखेंगे? हाँ, सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी कि कोई ना कोई एक रूल का सेट हो, एक रूल का संग्रह हो, इसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं। वैसे ही हमारे पास प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, HTTP है, FTP है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो S जो हमारा है ये अभी नए तरीके से ऐड हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। S वैसे जगह पे यूज़ किया जाता है जो कि पेमेंट वाले वेबसाइट्स होंगे, जैसे कि कहीं पे हम लोग हमारे साथ बैंकिंग का काम करना है तो वहाँ पे HTTPS लगे रहते हैं, और नॉर्मल जो हमारे वेबसाइट होते हैं वो HTTP को फॉलो करते हैं। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हमारा जो पेमेंट वाला वेबसाइट है वही HTTPS का यूज करेंगे। आप चाहो तो HTTPS सिक्योरिटी का अपनी नॉर्मल वेबसाइट्स में भी यूज कर सकते हैं, और इससे आपकी वेबसाइट्स का सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही हमारा FTP होता है, जिसका FTP प्रोटोकॉल का हमारा फुल फॉर्म होता है
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको आप सभी अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म HTTP का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस जिसमें लग जाता है 3 हो जाएगा आपके पास। HTTP का भी लिख लीजिएगा और HTTPS का भी लिख लीजिएगा। तो HTTPS का लिखेंगे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लास्ट में लगा देंगे सिक्योर्ड। ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे? सिक्योर्ड। तो आपके पास 3 तरह के प्रोटोकॉल हो गए, आप सभी लिख लेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं बुक में। अगला पार्ट हमारा बोला जाता है एंड इट इंडिकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड इट इंडिकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल इज टू यूज। वैसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वेबसाइट का या URL का, वो हमारा प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है और साथ साथ में ये इंडिकेट भी करता है कि आपका वेबसाइट किस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे, बीच वाला हमारा क्या होता है। ठीक, द सेकेंड पार्ट इज द रिसोर्स नेम एंड इट स्पेसिफाइज द IP एड्रेस और द डोमेन नेम। अब सेकेंड पार्ट जो हमारा होता है वो रिसोर्स नेम होता है, यानी कि रिसोर्स क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि आप XYZ नाम का दुकान खोल के रखे हुए हैं। ठीक है, उसका नाम हो सकता है, और उसके अलावा मान लेते हैं स्कूल का नाम हो सकता है, किसी और चीज़ का नाम हो सकता है, आपका नाम, आपका पर्सनल नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जिस नाम से हम लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो हो सकता है, और या फिर IP एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसके बारे में आपको बाबू अभी नहीं पढ़ना है। ये काफ़ी एक अलग तरह का टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग जब बड़े हो जाओगे और आई थिंक 10th कर लोगे तब जाके इसके बारे में पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से। IP एड्रेस के बारे में मैं आपको समझाना शुरू करूँ तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय IP एड्रेस में ही निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम वैसे नाम जिसका हम लोग अपने वेबसाइट में यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई एक कंपनी, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था ना, एक बुक का दुकान मान लेते हैं XYZ मैंने बताया था। तो XYZ नाम का हमारा पास स्पेस होगा, डोमेन नेम स्पेस होगा, तभी तो हमें मिलेगा। XYZ का यूज कोई और कर रहा होगा पहले से, तो आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे रिसोर्स को लोकेट कराता है। ठीक है, रिसोर्स हमारा क्या होगा? यानी कि हमारा वेबसाइट को लोकेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, the protocol identifier and the resource name are specified by colon and 2 forward slash। ठीक है, रिसोर्स का नाम यानी कि वेबसाइट का नाम या फिर डोमेन का नाम, और हमारा जो प्रोटोकॉल्स है उसके बीच को स्पेसिफाई कराने के लिए हमारे पास कॉलन और 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है। बैकवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश का अंतर मैं बताता हूँ। ये जो स्लैश हमारा है इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और बैकवर्ड स्लैश हमारा, ये जो स्लैश हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। दोनों स्लैश में अंतर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लैश, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। यानी मैंने B लिख दिया, यहाँ पे F लिख दिया। ठीक है, दोनों हमारे अलग अलग तरह के स्लैश होते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको 2 URL दिए गए हैं, और यहाँ पे बाबू आप देख रहे होंगे सारे दोनों प्रोटोकॉल्स जो आपके थे, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और दूसरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दोनों का फुल फॉर्म दिया गया है, और मैंने S का भी यूज़ किया था। तो यहाँ आप S यूज जब करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आप सिक्योर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कुछ इस तरह का हमारा वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था www.google.com या www.facebook.com हम लोगों ने वेबसाइट लिखा था। ठीक है, अब टर्म आता है द टर्म वेब एड्रेस इज द सिनोनिम ऑफ URL दैट यूज द HTTPS प्रोटोकॉल। यहाँ पे HTTPS का भी जिक्र किया गया है। अब वेब एड्रेस हमारा सिनोनिम होता है फॉर द URL, यानी किसी भी URL का एक सिनोनिम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जो HTTP या फिर HTTPS का यूज करता है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस चीज़ का ध्यान आप सभी बच्चों को देना है। ठीक है, ध्यान क्या देना है? द कॉम सफिक्स इज यूज टू स्पेसिफाइड एट द कमर्शियल साइट। अब जो com.com यहाँ पे देख रहे होंगे, आपने सोचा नहीं होगा इसके बारे में, मैं बार बार .com या .in का यूज कर रहा था, लेकिन आप लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे होंगे। तो .com हमारा हमेशा इंडिकेट करता है कि हमारा जो वेबसाइट है ये कॉमर्शियल यूज करने के लिए बनाया गया है।
कॉमर्शियल यानी कि खरीद बिक्री और लेन देन के लिए हमारा वेबसाइट बनाया जाता है, ठीक है। वाइल .com इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ डोमेन सफिक्स। .com आप लगभग सारे वेबसाइट में देखते होंगे, इसलिए इसको मोस्ट कॉमन हम लोग सफिक्स मानते हैं, ठीक है। और इसके जैसे जैसे हमारे पास और भी सफिक्स है, जैसे .net, .org, ये सभी हमारे पास पॉपुलर है। .net स्टैंड फॉर नेटवर्क, वाइल .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हम लोग कौन सा सफिक्स का यूज करेंगे, .org का यूज करेंगे। अगर कोई हमारा नेटवर्क है तो नेटवर्क के लिए हम लोग .net का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ डोमेन सफिक्स और उसके मीनिंग क्या है, इसके कुछ लिस्ट हमारे पास बना के दिए गए हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आप सभी को एक बार अपने कॉपी में लिख भी लेने हैं, और इसके अलावा कोशिश करना है कि 5-6 जो हमारे पास और लिस्ट हैं उसको भी हम लोग रिसर्च कर लें। इसमें लगभग 10-12 के नाम दिए गए हैं, आप चाहें तो 5-6 और अपने इंटरनेट की हेल्प से आप इसमें और लिख लेंगे। मैं इस सभी को एक एक करके समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल यूज के लिए, .net का मतलब होता है नेटवर्क यूज के लिए, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए, और edu का मतलब होता है एजुकेशन के लिए। वैसे biz का मतलब होता है बिजनेस के लिए। gov, बहुत सारे वेबसाइट इंडियन गवर्नमेंट्स के जितने वेबसाइट होंगे वो .gov से ही होता है, www.mygov.com या mygov, ऐसे करके हमारे वेबसाइट्स हैं। और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स .gov, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो gov से जिसका सफिक्स होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट का वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। .mil ये मिलिट्री वाले लोग यूज़ करते हैं, आपको पता हो जाना चाहिए कि .mil जैसे ही देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मिलिट्री का वेबसाइट है। .info आप बहुत जगह पे देखे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। .name आपका पर्सनल नाम हो सकता है, .me पर्सनल वेबसाइट हो सकता है आपका, ठीक है। .tv यानी कि टेलीविज़न स्टेशंस, .us यूनाइटेड स्टेट्स, .mobi डिज़ाइन फॉर मोबाइल फ़ोन यानी कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही वो चल सकता है। .in सिर्फ इंडिया के लिए वेबसाइट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट उसको बनाए हैं, फिर इंडिया के लोग उसको बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे वेबसाइट के सफिक्स होते हैं, और ये 10-11 आपके पास लगभग वेबसाइट के नाम दिए गए हैं, सफिक्स के नाम दिए गए हैं। इन सब को छोड़ के कम से कम 5 सफिक्स आपको खोजने हैं, रिसर्च करने हैं आपके नेटवर्क से, इंटरनेट पे जाके, और फिर मुझे दिखाना भी है, ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है, टेल द नेम ऑफ फ्यू वेबसाइट्स, आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने पड़ेंगे। कुछ वैसे वेबसाइट, मैं आपको कैटेगरी बना देता हूँ, ऐसा अच्छा रहेगा। 2 वेबसाइट आपको एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और 2 वेबसाइट आपके पास कॉमर्शियल होना चाहिए, ठीक है, कॉमर्शियल, ठीक है। ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा लिखा नहीं रहा है, इसके लिए ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। .com हो जाता है हमारा। और 2 वेबसाइट आपको गवर्नमेंट के लिए लिखना है, यानी कि गवर्नमेंट का कौन कौन सा वेबसाइट है उसको आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद हमारे पास 2 वेबसाइट .in वाले लिखने हैं, यानी कि जो इंडिया के लिए काम करते हैं वो वेबसाइट आपको 2 लिखने हैं, यानी कि टोटल मिला के 8 वेबसाइट के नाम आपको लिखने हैं, ठीक। अब हम लोग हाइपर लिंक के बारे में पढ़ लेते हैं, और इस चैप्टर आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे हाइपर लिंक के बाद। उसके बाद हमारा थोड़ा सा चैप्टर मूव कर जाएगा दूसरे सेक्टर की ओर, ठीक है। तो हाइपर लिंक इज़ यूज टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। हाइपर लिंक का काम क्या होता है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना या फिर जोड़ना, ठीक है। मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर यूजिंग हाइपर लिंक्स इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। एक पेज से दूसरे पेज की ओर मूव करना, जब हम लोग इंटरनेट पर मूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजिंग, ठीक। आप सभी समझ रहे होंगे, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने जिसके हेल्प से हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक्स, ठीक। और एक पेज से दूसरे पेज पर जब हम लोग मूव करते हैं हाइपर लिंक का यूज करते हुए उसको हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बाबू आप लोगों से ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए। जब तक 2 बार नहीं देखिएगा तब तक आपको क्लियरिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। 2 बार देखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आपको एक वर्ड में भी डाउट है आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप में से 1-2 बच्चे इतने अच्छे हैं कि क्वेश्चन वो पूछते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाबू। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कीजिए ताकि आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए जो मतलब लगे कि हाँ प्रॉब्लम है। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा कीजिए जो कि आप लोग आसानी से जानते हैं, लेकिन बस ऐसे ही मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन पूछो बहुत अच्छा रहता है,
तो आप लोग बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जान रहे हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा, अगर आपको डाउट लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप बता दीजिए। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं भी है, बिना काम का एकदम इरिटेट करने के लिए क्वेश्चन नहीं करना। हाँ, कुछ बच्चे बहुत जायज़ क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, बहुत वेरी गुड। मैं उनको बहुत शाबाशी देता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक चीज़ को समझ के ही जाते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए ही तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो, तुरंत क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो हमारा HTML का 3 चैप्टर हमारे बुक में अवेलेबल है, तो ये तीनों चैप्टर हम लोग काफ़ी धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग वेब पेज भी बनाएंगे धीरे धीरे करके। आपके पास कंप्यूटर्स होंगे तो आप लोग बनाने का कोशिश भी करेंगे। मैं वो सब चीज़ आगे क्लास में डिस्कस करूँगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।